सुषमा सुबह सुबह अपनी बहू पूजा को सुना रही होती है। बहू, तुझसे सुबह सुबह जल्दी उठा नहीं जाता क्या? कितनी बार कहा है सुबह समय पर उठ जाया कर, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं है। बस माँ जी उठ गई हूँ, अब चाय बना देती हूँ। दरअसल रात में ना मुझे बुखार हो गया था, इसलिए मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं गया। तेरा तो रोज का नाटक हो गया है। अरे कितनी बार कहा है कि समय पर काम धंधा कर लिया कर। सुषमा को सुबह शाम दिन रात अपनी बहू को ताने देने की आदत हो गई थी। यह सारी बात पूजा का ससुर घनश्याम सुन रहा होता है और वो बड़े ही प्यार से सुषमा को समझाता है। बहू को शादी करके आए हुए इस घर में 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन तुम उसे हर वक्त सुनाती रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? अब सुबह सुबह तुम चालू मत हो जाना, अपनी बहू की साइड लेते रहते हो। अरे घर का काम धंधा नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा? और बहू को तो सुबह जल्दी उठना चाहिए ना। जहाँ एक तरफ सुषमा अपनी बहू पूजा को सुना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ पूजा चुपचाप अपनी सास की बातें सुनकर काम कर रही होती है। लेकिन सुषमा का बेटा राकेश ये सब सुनकर मन ही मन कहता है, एक तो मेरी पूजा पूरे दिन घर में काम करती है, ऊपर से माँ है जो पूजा को पूरे दिन ताने देती रहती है, उसकी बुराई करती रहती है। आज तक पूजा को मैंने माँ के बारे में एक लफ्ज बोलते हुए नहीं सुना। किसी दिन पूजा यहाँ से चली जाएगी कहीं पे, इनके ताने से परेशान होकर, तब पता चलेगा इन्हें। अब पूजा सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। तभी सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आते ही आग में घी डालने का काम करती है। अरे सुषमा, क्या बात है? नाश्ते के वक्त तू चाय पी रही है? भला इतनी लेट चाय कौन पीता है? और अभी तू चाय पी रही है तो खाना कब खाएगी? अरे मेरे घर के लोगों की तो नींद ही नहीं खुलती। अब जाकर उठी है बहू, चाय तो बना दी है, अब क्या ही बताऊं। मेरा बोलना ना बोलना इन लोगों के लिए एक बराबर है। अरे सुषमा, तू सास है तो अपनी सास का रूप तो दिखा अपनी बहू पे, वरना वो तेरे सर पे आके नाचेगी। चल छोड़, ये बता शाम को बाजार चलेगी ना? यही पूछने आई थी मैं। जितना तुम दोनों बोलती हो, अगर उतने में घर का काम कर लिया होता तो घर में बिना किसी कलेश के सब कुछ हो जाता। लेकिन तुम दोनों में अक्सर देखता हूँ अपनी बहू की चुगली करते हुए, तुम्हारा दिन नहीं जाता। और तुम्हारा दिन हम दोनों की बातें सुनकर जाता है, और कोई तो काम है नहीं तुम्हें। जाकर थोड़ा टहल लिया करो, जनानियों की बात सुनने में जो मजा आ रहा है ना तुम्हें। घनश्याम अब घर के बाहर चला जाता है। राकेश भी कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। उधर पूजा घर का सारा काम करती है। उसे बुखार भी तो था। अब कुछ देर बाद जैसे ही वह आराम करने के लिए बैठती है, तभी सुषमा उसे आवाज लगाती है। बहू, मेरे कपड़े नहीं धुले थे क्या? कल मिल ही नहीं रहे हैं। मुझे नहाने जाना है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं अपने कपड़े। माँ जी आपके ही कमरे में रख दिया था, ध्यान से देखिए वहीं होगा। एक तो जब से तू आई है ना, घर का सामान अपनी जगह पर रहता ही नहीं है। अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी रख देती है। अरे बताना तो चाहिए ना, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। सुषमा की आदतों से पूरा घर परेशान था और पूजा तो अपनी सास के चिल्लाने से बेहद परेशान थी। एक रोज सुषमा सभी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी सुषमा को खाने में नमक ज्यादा लगता है और वह रोटी देने आई अपनी बहू के ऊपर दाल का भरा हुआ कटोरा फेंक देती है। यह देखकर घनश्याम और राकेश को बहुत गुस्सा आता है। बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? यह क्या हरकत है अपनी बहू पर दाल फेंकने की? लगता है बुढ़ापे के साथ साथ तुम पागल भी होती जा रही हो। माँ बस बहुत हो चुका है आपका। काफी समय से मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपनी मनमानी किए जा रही हो। अब और नहीं कर पाओगी आप, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी की और बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा, तू तो अपनी माँ को जानता ही है, बातों का बुरा मत माना कर। और बहू, तू जा कपड़े बदल ले। तू ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठ के खाना खाइए, मैं रोटी बना कर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं पूजा, रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर कपड़े बदलो और सामान पैक करो। हम अभी के अभी इस घर को छोड़ के जाएंगे। मुझे एक पल नहीं रुकना यहाँ पर। तुझे जहाँ जाना है ना जा सकता है, मुझे धमकियाँ मत दे, समझा ना? राकेश पूजा घर से चले जाते हैं। इधर घनश्याम अपने बहू बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे लोग नहीं रुकते और सुषमा उनके जाने के बाद खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह सुषमा के घर में उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है।
अरे सुषमा, क्या सुनने में आ रहा है? तेरे बहू बेटे ने घर छोड़ दिया है? ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़ के चले गए? वो अरे बहू का मायके जाने का मन होगा तो ड्रामे कर रही है। दाल में इतना नमक था, इसके लिए मैंने थोड़ा बोल क्या दिया तो दोनों ही मुझे आंखें दिखाने लग गए। 4-5 दिन बाद खुद ही लौट कर आ जाएंगे। देख, वो बच्चे हैं, वो जिद पे आ गए तो घर वापस नहीं आएंगे, तो सारी जिंदगी बच्चों के बिना रहना पड़ेगा तुझे। सुषमा, बुला ले, थोड़ा झुक जा, क्या हो जाएगा? अब इस बात को करीब 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। सुषमा अपने बेटे को फोन करती है तो राकेश अपनी माँ का फोन नहीं उठाता है और वह कहाँ था, किस हाल में था, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। बल्कि पूजा तो अपने मायके भी नहीं गई थी। अब उधर सुषमा घर के कामकाज करके परेशान हो गई थी। एक रोज घनश्याम अपनी पत्नी सुषमा से कहता है, देख रही हो ना, बहू के बिना तुम्हारा ससुराल कैसा हो गया है। अरे तुम भी ना इतनी जिद्दी क्यों हो? अब तक पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। हाँ, हो गई मुझसे गलती, लेकिन बच्चों को भी तो समझना चाहिए ना। माँ की उम्र हो गई है, थोड़ा सा गुस्सा कर भी लिया तो क्या हो गया। ना जाने बच्चे कहाँ किस हाल में होंगे, मुझे तो उनकी बहुत चिंता खाई जा रही है। सुषमा को अब समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अपने बहू बेटे को घर से जाने के लिए जो कह दिया था, उनके बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इधर सुषमा को घर का काम करना पड़ता था, सुबह शाम खाना बनाना पड़ता था। सुषमा अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। एक रोज सुषमा की तबीयत खराब हो जाती है और घर का काम घनश्याम को करना पड़ता है। उठो और खाना खा लो, खाना खाने के बाद तुम्हें दवा भी खानी है। हाँ, मैं खा लूंगी, लेकिन किसी भी तरह से बच्चों को वापस ले आओ। बहू के बिना ससुराल कितना सूना लग रहा है। आज मुझे समझ आ रहा है मैंने अपनी बहू पर अत्याचार करके कितनी बड़ी गलती की है। बहू तो घर छोड़कर गई, लेकिन बेटा भी हाथ से निकल गया। अरे मैं तो तुम्हें कितना समझाता था, लेकिन तुम थी कि समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब भुगतो। सुषमा और घनश्याम बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विमला का आना होता है। सुषमा, देख बाजार में कौन मिला और इन्हें मैं घर लेके आ गई हूँ। माँ कैसी हैं आप? विमला काकी ने बताया था आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? और पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? राकेश बेटा तू, अरे विमला तुझे कहाँ मिले ये लोग? मैं तो ना जाने कितने समय से इनका इंतजार कर रही हूँ। और तुम दोनों मुझसे इतना भी क्या नाराज हो गए कि मुझे छोड़कर चले गए? अब मुझे छोड़कर जाने का नाम लिया ना तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या करता माँ, मैं आपको समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन आपने समझा नहीं। आप तो समझने का नाम नहीं ले रही थी माँ। तो मैं क्या करता? मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं, तो मैं चला गया। माँ, परिवार साथ ही ना खुश रहता है, अकेले नहीं रहता है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी आप खाना खाइए। माँ, आपको पता है आपकी बहू माँ बनने वाली है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? और इतनी बड़ी खुशखबरी तू मुझे इतने दिनों के बाद बता रहा है। अब तुम दोनों को मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। कुछ दिनों में ही सुषमा के बहू बेटे के घर में ना होने के बाद सुषमा को लगता है कि उसकी जिंदगी वीरान हो गई है। उसके बच्चों के आने के बाद उसका परिवार खुशहाल हो गया था और सुषमा ने प्रण ले लिया था कि अब वो अपनी बहू को फिर कभी नहीं सुनाएगी। रितिका बाजार से सब्जी लेने जाती है, तभी उसकी नजर ठेले वाले पर जाती है जो कि पाव भाजी बेच रही थी। रितिका पाव भाजी वाली के पास जाती है और सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है यही याद नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, जाकर डायरेक्ट पूछ ही लेती हूँ। रितिका पाव भाजी के ठेले के पास पहुँच जाती है और पाव भाजी वाले से बोलती है, अच्छा बहन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए ना, क्या पूछना चाहती हो आप? दरअसल मैं आपको कहीं देख चुकी हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है आपको। दरअसल वो पाव भाजी वाली रितिका की नई पड़ोसन थी जिसका नाम पूजा था। मैं तो अभी नई सीमा कॉलोनी में शिफ्ट हुई हूँ। मकान नंबर 202 के सामने ही मेरा घर है। अरे फिर तो आप मेरी पड़ोसन है। मकान नंबर 202 मेरा ही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे ठेले पर खुद मेरी पड़ोसन चल कर आई है। रितिका काफी देर तक पूजा से बातचीत करती रही। तभी पूजा रितिका को फ्री में पाव भाजी खाने को दे देती है। पाव भाजी देखकर रितिका बहुत खुश होती है और वो पूजा से कहती है, आपके हाथ के पाव भाजी तो बहुत टेस्टी है। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मेरी पूरी फैमिली के लिए आप पाव भाजी पैक कर सकती हो क्या? मैं उनको भी आपके हाथ की पाव भाजी खिलाना चाहती हूँ।
इतना टेस्टी पाव भाजी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे बहन जी, क्यों नहीं, मैं अभी पैक कर देती हूँ आपकी पूरी फैमिली के लिए पाव भाजी। और वैसे भी अब तो हम पड़ोस में ही रहते हैं, रोज रोज पाव भाजी खाना और बातचीत करना ये सब तो चलता ही रहेगा। हाँ क्यों नहीं, कभी आऊंगी आपके घर चाय पीने के लिए। फिलहाल तो आप जल्दी से पाव भाजी पैक कर दीजिए, मुझे घर भी जाना है ना। पूजा बहुत ही भोली थी, इसलिए अपनी पड़ोसन के साथ व्यवहार बनाने के लिए रितिका के घर वालों के लिए भी फ्री की पाव भाजी पैक कर देती है। और रितिका खुशी खुशी घर आ जाती है और अपनी सास विमला को सारी बात बताने लगती है। देखो सासू माँ, मैं फ्री में इतनी सारी पाव भाजी लेकर आई हूँ। आपको पता है हमारी जो सामने वाली पड़ोसन है ना, वो भी हाल फिलहाल में ही यहीं शिफ्ट हुई है और वो पाव भाजी बेचने का काम करती है। बड़ी ही टेस्टी पाव भाजी बनाती है वो सब तो ठीक है, पर इतना सारा पाव भाजी खरीदने की आखिर जरूरत क्या थी? सासू माँ, आपको क्या लगता है कि मैं इतना सारा पाव भाजी खरीदने वाली हूँ? अरे ये सब कुछ मैं फ्री में लेकर आई हूँ। अब तो रोज रोज उसके पास फ्री में पाव भाजी खाने जाया करूँगी मैं। अरे बहू तू पागल है क्या? तुझे पता है ना मुफ्त की चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होती है। कब जाके तुझे फ्री की पाव भाजी खाना महंगा पड़ जाए तुझे पता ही नहीं चलेगा। अरे सासू माँ, आप इतना क्यों सोचती हो? वैसे भी आजकल तो दुनिया फ्री के चक्कर में पड़ी हुई है, फिर मैं कोई अनोखी लड़की थोड़ी ना हूँ। वैसे भी जब दिल्ली सरकार ने फ्री बस की सुविधा कर रखी है तो फ्री में पाव भाजी क्यों नहीं खा सकती हूँ मैं। बस बस तुझसे ना बहस करना ही बेकार है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर से रितिका पूजा के ठेले के पास जाती है और फिर बातों ही बातों में पूजा से फ्री की पाव भाजी खाकर अपने पूरे घर वालों के लिए पाव भाजी पैक करवाकर घर वापस आ जाती है। ये सब क्या है रितिका बहू? अरे पूजा भी तो पाव भाजी बेचने का काम करती है ना, तो तू क्यों फ्री के पाव भाजी ले आती है? अरे मुफ्त की चीज खाने में तुझे शर्म नहीं आती है क्या? ये उसकी रोजी रोटी है, कम से कम पाव भाजी खाने के पैसे तो दे दिया कर उसे। अरे सासू माँ, मैंने उसे अपनी फ्रेंड बना लिया है और वो मुझे खुद अपने आप फ्री में पाव भाजी देती है। मैं जैसे ही उसके ठेले पर जाती हूँ ना, वो समझ जाती है कि मुझे पाव भाजी खानी है और वो तुरंत मेरे लिए एक प्लेट पाव भाजी रेडी करके रख देती है। अरे कभी तो शर्म कर, तेरी आंखों में पानी नहीं है क्या? वो बेचारी दिन रात पाव भाजी बेचकर अपना घर चला रही है और एक तू है कि फ्री में पाव भाजी खाकर आ जाती है। ये सब अच्छी आदत नहीं है रितिका बहू, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर। अरे रहने दो सासू माँ, अब मैं ना अकेले ही ना फ्री में पाव भाजी खाकर आ जाया करूँगी और आप लोगों के लिए पाव भाजी लाना बंद ही कर देती हूँ। एक तो फ्री का पाव भाजी खाते ही हो और ऊपर से मुझे भी सुनाने लगते हो। ठीक है, तुझे अगर फ्री के पाव भाजी खाने के इतना ही शौक है तो तू अकेले ही खा। कल से ना सबके लिए पाव भाजी लाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अब रितिका की आदत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। रितिका रोज रोज पूजा से मुफ्त की पाव भाजी खाया करती और इस आदत से पूजा भी अब परेशान हो चुकी थी। एक दिन पूजा अपने पति अरुण से पैसों का हिसाब किताब कर रही थी, तभी अरुण पूजा से कहता है, अरे पूजा, जिस हिसाब से हमारा फायदा होना चाहिए था उस हिसाब से हमारी कमाई हो ही नहीं पा रही है। ऐसा क्या हो रहा है? आखिर ऐसे कितने लोग हैं जिनको तुम उधार में खिलाती हो? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, सामने वाली जो पड़ोसन है ना रितिका, वो रोज रोज मुंह उठाकर फ्री में पाव भाजी खाने के लिए आ जाती है। एक तो इतनी बेशरम औरत है कि अपनी मर्जी से 10 रुपए देना भी जरूरी नहीं समझती। कभी कभी तो दिल करता है कि अपने ठेले पर से उसे भगा दूं, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि अपने कस्टमर का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो पूजा, ये दुनिया ना सीधे लोगों का फायदा उठाती है। अगर वो बेशरम है तो तुम भी बेशरम बन जाओ और एक काम करो, जितना कुछ उसने खाया ना आज तक उसका एक हिसाब किताब बनाओ और देखो कितना पैसा हो रहा है और उसके घर जाकर वो पैसा मांगो, और ना देना तो फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। अरे नहीं, अभी ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर ये करने के बावजूद रितिका को समझ में नहीं आता तब जाकर मैं उसके घर पर पैसे मांगूंगी। ऐसे अगले दिन पूजा ने अपने ठेले के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था जिस पर लिखा था, मुफ्त में पाव भाजी खाना बंद करें। तभी रितिका सामने से आ रही थी। रितिका ने बोर्ड पर लिखा हुआ टेक्स्ट तो पढ़ लिया था, लेकिन टेक्स्ट पढ़कर भी उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर से पूजा के पास वो फ्री की पाव भाजी खाने के लिए चले जाती है। पूजा भी इस बार उसे पेट भर के पाव भाजी खिलाती है। ऐसे ही शाम को पूजा एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर रितिका के घर जाती है और ये लिस्ट थमाते हुए उसे कहती है, रितिका भाभी, देखते ही देखते 3 महीने निकल गए हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। कौन से पैसे? किस बात के पैसे ले रही हो तुम? मैंने तो तुमसे आज तक कोई पैसे नहीं लिए, फिर अचानक से ये सब क्या है? पूजा की आवाज सुनकर ऋतिक की सास और ऋतिक का पति राहुल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी पूजा सबके सामने कहती है,
भाभी, मैं पाव भाजी की उधारी की बात कर रही हूँ। रोज रोज आप मेरे ठेले पर से पाव भाजी खाकर जाती हो, उसके पैसे मांग रही हूँ मैं। टोटल 3,000 का बिल बना है आपका, तो ये बताइए 3,000 कब दे रही हैं आप मुझे? अरे पर वो पाव भाजी तो तुम मुझे फ्री में खिलाती थी ना, क्योंकि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ इसलिए। अरे भाभी, मैं गरीब औरत हूँ और अपना पेट पालने के लिए पाव भाजी बेचती हूँ। अगर मैं ऐसे ही सबसे रिश्तेदारी निभाते रहूंगी तो कैसे अपना घर परिवार चला पाऊंगी? वैसे भी कल मैंने अपने ठेले पर एक बोर्ड लगाया था, इस पर लिखा था कि मुफ्त में पाव भाजी खाना बंद करो, लेकिन ये बोर्ड देखकर भी आपने इग्नोर कर दिया और फिर से फ्री में पाव भाजी खाने के लिए मेरे ठेले पर आ गई। तू बिल्कुल सही कह रही है पूजा। मैं अपनी बहू को समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन इसे तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। अब पता चला रितिका बहू, मुफ्त की चीजें अक्सर इंसान को नुकसान ही पहुँचाती है। चल अब अपनी जेब से 3,000 निकाल के पूजा को दे दे। बेचारी रितिका का मुंह बन जाता है। उसे मजबूरन अपने बटुए से 3,000 रुपए निकालकर पूजा को देने ही पड़ते हैं। पूजा अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद रितिका समझ जाती है कि फ्री की चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिकती और मुफ्त में पाई चीज अक्सर इंसान को नुकसान ही पहुँचाती है। शहर में पली बड़ी सुमिता को हमेशा से ही जंक फूड और पैकेट फूड खाने की आदत थी। ऐसे ही एक दिन सुमिता की माँ अनु से कहती है, सुमिता बेटा, घर में खाना खाया कर, बाहर का खाना खाने से नुकसान देता है। माँ कैसी बातें करती हो? अरे ये खाना भी तो खाने के लिए ही बना होता है। बेटा, कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, पर रोटी सब्जी खाना भी तो जरूरी है ना। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस खाने में भी रोज जैसा स्वाद है, कुछ अलग हो तो मैं भी खा लूँ। बेटा, अगर तुझे कुछ अलग ही खाना है तो हमें गांव जाना होगा, क्योंकि वहीं तुझे चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी मिलेंगी। चूल्हे की रोटी? हाँ बेटा, गांव में ना हर चीज चूल्हे पे ही बनती है और बहुत स्वाद होता है, बहुत बेमिसाल होता है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। माँ ये बात है तो चलो ना, चलते हैं गांव। इसी बहाने मैं गांव भी देख लूंगी और चूल्हे पर बना खाना भी खा लूंगी। ठीक है बेटा, तैयारी शुरू करते हैं जाने की, ठीक है? अपनी माँ की बात सुनकर सुमिता बहुत खुश हो जाती है और अपने गांव किशनगंज जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह की ट्रेन पकड़कर सुमिता और अनु दोनों ही किशनगंज पहुंच जाते हैं। जाते ही सुमिता की चाची नीलम उसका स्वागत करती है और बोलती है, नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? और सुमिता बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ चाची जी, आप कैसी हैं? नमस्ते नीलम। ठीक हूँ बेटा। आओ चलो, आप आराम करो, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर नीलम सुमिता और अनु के लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद नीलम नाश्ता बनाकर ले आती है। सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद नीलम अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुमिता देखती है कि उसकी चाची चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी सेक रही है। सुमिता जल्दी से अपनी चाची के पास जाती है और बोलती है, अरे वाह चाची, इसे चूल्हा कहते हैं ना? आपको पता है मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ चूल्हा। आपने आज खाने में क्या बनाया है? बेटा, आज मैं तुम्हारे पसंद की पनीर की सब्जी, रोटी और चावल बनाए हैं। सब्जी और चावल तो बन गए, बस रोटी ही बना रही हूँ। आज तक तुम गैस का खाना खाती थी, आज चूल्हे का खाना खाकर देखना। अगर स्वाद में ज्यादा ना खा लिया तो फिर कहना। अरे चाची जी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ चूल्हे पर बना हुआ खाना खाने के लिए। आप जल्दी से मुझे खाना परोस दो। और हाँ चाची, आप मुझे चूल्हे पर खाना बनाना भी सिखा देना, फिर मेरी शादी होगी ना, मैं भी चूल्हे पर खाना बनाया करूँगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर सिखा दूंगी। इतना कहकर नीलम सुमिता और अनु को गर्मा गर्म चूल्हे पर बना हुआ खाना परोसती है, जिसको खाने के बाद ही सुनीता के मुंह से चटकदार आवाज निकलती है और वो अपनी उंगलियों को चाटते हुए बोलती है, अरे वाह, इतना लजीज खाना! सच में मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। मुझे नहीं पता था चूल्हे पर बना हुआ खाना इतना स्वाद होता है। सच में बहुत अच्छा है। बेटा, अब तू जितने दिन यहाँ है ना, मैं तुझे हर दिन चूल्हे पर बना हुआ खाना ही खिलाऊंगी। तुझे पता है चूल्हे पर बने खाना खाने से कितने सारे फायदे होते हैं। इससे हमें पेट में गैस नहीं होती और ये खाना जल्दी पच भी जाता है। ऐसे ही बातें करते करते सभी लोग खाना खा लेते हैं। यूं ही दिन गुजर जाते हैं। सुमिता अपनी चाची से चूल्हा बनाने से लेकर चूल्हे पर खाना बनाने तक की सारी विधि अच्छे से सीख लेती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी वापस से अपने शहर आ जाते हैं। अब अनु सुमिता के लिए लड़का तलाश करने लगती है। काफी जांच पड़ताल के बाद अनु सुमिता के लिए एक वरुण नाम के लड़के को ढूंढ ही लेती है। वरुण की माँ प्रमीला एक बहुत ही स्टैंडर्ड वाली महिला थी।
जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक था। एक अच्छा मुहूर्त देखकर सुमिता और वरुण की शादी करवा दी जाती है। सुमिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रही थी। ऐसे ही एक सुबह नाश्ते की टेबल पर अरे माँ जी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, आपको नाश्ता अच्छा नहीं लगा? अरे इसमें अच्छा है ही क्या? अरे तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या है ये सब? पराठे, आलू की भुजिया। अरे नाश्ते में तो सैंडविच, सलाद, टोस्ट, जूस, फ्रूट्स ये सब होता है। पता नहीं तुम क्या बना देती हो। इन सब में कुछ नहीं रखा है माँ जी। वैसे मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ जी, मुझे ना गैस पर बनी रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं चूल्हे बना दूं? आप मेरी बात मानो, अगर आपने एक बार चूल्हे पर बना हुआ खाना खा लिया ना तो सच में आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। तुम पागल हो गई हो क्या? आज के जमाने में कौन चूल्हा जलाता है? तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर कैसी गवारों वाली बातें कर रही हो? मेरे घर में चूल्हा नहीं बनेगा, समझी? सुमिता अपनी सास को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रमीला उसकी कोई बात नहीं मानती, जिसके चलते कई दिनों तक सुमिता खाना ही नहीं खाती और आखिरकार लड़ झगड़ कर सुमिता घर के आंगन के बाहर एक चूल्हा बना देती है, जहाँ पर वो अपने लिए खाना पकाना शुरू करती है। ऐसी ही एक रात जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं कि तभी वरुण बोलता है, अरे वाह सुमिता, खाने में क्या मसाला डाला है तुमने? अरे खाने का स्वाद तो सच में बहुत अच्छा आ रहा है। क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। चूल्हे की मिट्टी डाली है इस खाने में। अरे माँ जी, गुस्सा क्यों करती हो? वरुण, आज मैंने खाना चूल्हे पर बनाया है। तुम्हें पता है जो हम गैस पर पका हुआ खाना खाते हैं वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। पहले मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली है और मैंने चूल्हे का बना हुआ खाना चखा है, मैं तो इसकी दीवानी ही हो गई हूँ। इसीलिए तो माँ जी से लड़ कर ही सही, पर मैंने ये चूल्हा बना ही लिया घर पर। माँ जी, आप एक बार खा कर तो देखो, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कह दिया ना कि जरूरत नहीं है इस खाने की। तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम दोनों खाओ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही खाऊंगी। अभी मैं मंगाकर कुछ खा लेती हूँ बाहर से। इतना कहकर प्रमीला खाना छोड़कर टेबल से उठ खड़ी होती है और अपने फोन में जोमेटो ऐप से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर बाद प्रमीला का खाने का ऑर्डर आ जाता है, जिसके बाद वो भरपेट खाना खाती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। सुमिता चूल्हे पर कभी मक्के की रोटी तो कभी सरसों का साग तो कभी हलवा या कभी पकोड़े पराठे आदि बनाया करती थी। धीरे धीरे बाहर का बना हुआ फूड खा खाकर प्रमीला का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे ही एक दिन प्रमीला अपना पेट पकड़े इधर उधर घूम रही होती है कि तभी सुमिता उससे बोलती है, माँ जी, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे क्या लेना देना है मेरी तबीयत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, गुस्से को एक तरफ रखो और मुझे बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या है। आपने सुबह से अपना पेट पकड़ा हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? आपको पेट दर्द हो रहा है क्या? एसिडिटी हो गई है क्या आपको? हाँ दर्द है मेरे पेट में, समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। पूरी रात हो गई पर मेरा पेट दर्द 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ और अब तो मेरा सर भी घूम रहा है। लेकिन तुझे मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तू जा अपना चूल्हा चौका संभाल। प्रमीला इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पेट में बना गैस उसके सिर को चढ़ जाता है और उसे चक्कर आ जाते हैं। प्रमीला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। सुमिता जल्दी से वरुण को कॉल करती है और एम्बुलेंस बुलाकर प्रमीला को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर प्रमीला का इलाज करते हैं। काफी सारे टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि बाहर का खाना खा खाकर प्रमीला के पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है। होश में आने के बाद डॉक्टर प्रमीला को समझाते हुए बोलते हैं, प्रमीला जी, आप तो एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत लगती है, लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? क्या आप नहीं जानती कि बाहर का खाना खाना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? आपकी बहू ने बताया कि आप कैसे लगातार बाहर का खाना खा रही थी। देखिए, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप आज से ही आप बाहर का खाना खाना छोड़ दीजिए और आपकी बहू के हाथ का बना हुआ चूल्हे का खाना खाएं। चूल्हे पर बना हुआ खाना बहुत सारे बेनिफिट देता है और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर प्रमीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुमिता और वरुण प्रमीला से मिलने के लिए आते हैं। तभी प्रमीला अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी और खुद की जान को ऐसे खतरे में डाल लिया। तू हमेशा से ही मेरे लिए इतना अच्छा सोचती थी। आज मुझे समझ आ गया कि चूल्हे का बना हुआ खाना हमारे लिए कितना ज्यादा हेल्दी होता है। अब से मैं तुम लोगों के साथ घर में चूल्हे पर बना हुआ खाना ही खाऊंगी और खूब एंजॉय करूंगी।
प्रमीला की बात सुनकर सुमिता और वरुण बहुत खुश हो जाते हैं। प्रमीला के ठीक होने के बाद सुमिता और वरुण उसे डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सुनील और नेहा की शादी को 5 साल हो गए थे। नेहा अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही होती है, तभी उसका पति वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है, नेहा क्या हुआ, क्या सोच रही हो, बोलो। कुछ नहीं, बस अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, घूम फिर कर वो यादें फिर से मेरे जहन में आ ही जाती हैं। नेहा तुम मेरी बीवी हो, तुमको कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इतना कहकर सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो नेहा को गले से लगा लेता है और आंखें बंद करके अपने 5 साल पहले की जिंदगी की यादों में चला जाता है, जब वो अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए हिमाचल गया था। सुनील अपने काम से फ्री होने के बाद हिमाचल की पहाड़ियों में घूम रहा था और ऐसे ही घूमते हुए वो जंगल में पहुंच जाता है और आसपास देखते हुए बोलता है, ओह शिट यार, मैंने ध्यान नहीं दिया कि घूमते घूमते कहाँ आ गया हूँ। वापस जाने का रास्ता किधर है कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या करूँ, किससे पता करूँ कि कहाँ जाना है। मौसम भी खराब हो रहा है और शाम भी ढल गई है। क्या करूँ अब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे सोचने से तो बात नहीं बनेगी। आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर सुनील जैसे ही चलना शुरू करता है तभी उसका पैर एक सांप की दुम पर आ जाता है और वो सांप सुनील को काट लेता है। सुनील खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। 2 दिन बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में पाता है। कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? मैं तो जंगल में बेहोश हो गया था ना, मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? मेरा नाम नेहा है। मेरे पिताजी को आप जंगल में बेहोश हालत में मिले थे। आपको सांप ने काट लिया था। आपको आज 2 दिन बाद होश आया है। आप ठीक हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। सुनील इतना बोल ही रहा होता है कि तभी नेहा के पिता सेतु वहाँ पर आ जाते हैं और सुनील को होश में देखकर उसका हालचाल लेते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा, तुमको होश में देखकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जो सामान था वो वहाँ पर रखा है। अपना ख्याल रखो। नेहा, बेटा, इनको काढ़ा पिला दो। इतना कहकर सेतु वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुनील कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ? जी कहिए ना। आप ठीक हो गए हैं। अगर आज आप हमारे इस जश्न में शामिल हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या पता फिर कोई शहरी बाबू हमें कभी मिले न मिले। इतना कहकर नेहा शर्माकर भाग जाती है। सुनील नेहा के साथ बहुत सारा वक्त बिताता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे एक दिन सुनील सेतु से कहता है, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिन मैं यहाँ रहा, आपने मुझे अपने बेटे के जैसा रखा। अब बस एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी नेहा से बहुत प्यार है। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। सेतु सुनील पर विश्वास करके उसे अपनी बेटी सौंप देता है, जिसके बाद सेतु और सुनील नेहा की शादी करवा देता है और सुनील नेहा को लेकर शहर आ जाता है। नेहा एक सीधी सी लड़की थी जिसे शहर और वहाँ के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। घर में मदद के लिए सुनील नेहा के लिए रामू नाम का एक नौकर रख देता है। ऐसी एक दिन सुनील का दोस्त विजय घर पर आता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी नेहा वहाँ पर आ जाती है। नेहा की सुंदरता देखकर विजय दिल में सोचते हुए बोलता है, वाह, क्या लाल गाल है, पतली कमर, कली जुल्फे, गुलाबी होठ, अजीब वाह। जी तो चाह रहा है कि इसे खा ही जाऊं। इस सुनील को ये अप्सरा उस जंगल में कैसे मिल गई? अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी है। एक बार बस ये हाथ में आ गई तो जीवन में चांदी ही चांदी हो जाएगी। इसको अपने जाल में फंसाना ही होगा, फिर तो बस 5 उंगलियां घी में। अरे विजय, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। कुछ देर बाद विजय वहाँ से चला जाता है और बाहर निकलते ही वो संग्राम नाम के आदमी को फोन करता है और उससे बोलता है, हाँ, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा माल है। सुंदर इतनी ज्यादा कि बस जितना मांग लो उतना मिल जाएगा। किसी ताजमहल से कम नहीं है वो। फोटो भेज रहा हूँ उसकी, देख लो जल्दी।
इतना कहकर विजय चुपके से उसकी फोटो खींचता है और नेहा की वही फोटो उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देता है। ऐसे एक दिन सुनील नेहा से बोलता है, नेहा, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हारी जरूरत का सब सामान रख के घर में गया हूँ। अच्छा, और कुछ भी जरूरत हो तो कॉल कर देना। जी ठीक है, आप भी ध्यान से जाना, चिंता मत करना। साहब आप जाइए, मैं मालकिन का पूरा ध्यान रखूंगा। शाम को सुनील घर से निकल जाता है। विजय को इस बात का पता था कि सुनील घर पर नहीं है। ऐसी अगले दिन, भाभी जल्दी चलो मेरे साथ, सुनील भाई का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल में भर्ती है वो। क्या ये सब कैसे हो गया? कहाँ है? मैं कब से उनका फोन मिला रही हूँ, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। भाभी चलो। रुको बहू और विजय बाबू, मैं भी साथ चलता हूँ। बुड्ढे तेरा वहाँ क्या काम, चल हट। नहीं नहीं, मैं बहू को अकेले नहीं जाने दूंगा। चल हट बुड्ढे, आया बड़ा साथ जाने वाला। ये क्या किया तुमने? रामू काका, रामू काका। चल मेरे साथ। विजय नेहा को जबरन अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। रामू काका जैसे तैसे उठकर पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। नेहा अपने बचाव के लिए बहुत ही चीख पुकार करती है, पर विजय गाड़ी नहीं रोकता। वो उसे एक कोठी पर ले जाता है, जहाँ संग्राम से वो मिलता है। संग्राम नेहा को देखकर बोलता है, क्या चीज लेकर आ गया है रे तू? आहा, मजा ही आ गया से देखकर तो। इसे देखकर तो मेरा भी मन डोल रहा है। खैर, कुछ दिन बाद तो बोली लगेगी। इसका तो मुंह मांगा दाम मिलेगा। तब तक इसे बांध के रख दे और उसे बोल दे ज्यादा रोए चीखे ना। ये सब सुन के मेरा सर दर्द हो जाता है। इतना कहकर संग्राम चला जाता है। बेचारी नेहा वहशी दरिंदों के बीच फंसकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रामू सुनील को फोन करके सब कुछ बता देता है। सुनील पुलिस के साथ मिलकर नेहा को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच रामू और संग्राम नेहा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे एक दिन बोली वाला दिन भी आ जाता है। सभी लोग नेहा को अजीब निगाहों से सर से लेकर पैर तक देखते हैं। तभी संग्राम बोलता है, लो जी, पेश है आज की आइटम। तो फिर चलो शुरू हो जाओ और लगाओ बोली। जरा देखते हैं आज कौन इस पे कितनी बड़ी बोली लगाता है। लोग बोली लगा ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस का सायरन बजता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कमरे का दरवाजा तोड़कर सुनील पुलिस के साथ अंदर आता है और नेहा को अपनी बाहों में भर लेता है और उससे बोलता है, कुछ नहीं होगा नेहा, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। जो गलत होना था हो गया। अब इन लोगों को उनकी गलती की सजा मिलेगी। सुनील नेहा को एक साइड कर देता है और सबसे पहले विजय को खूब मारता है और उससे बोलता है, तुझे क्या लगा था कि मेरी बीवी बिकाऊ है? उसकी कीमत लगा लेगा और उसे बेच देगा। बीवी है वो मेरी, समझ गया? कोई किराए का सामान नहीं है जिसे तू जब चाहे बेच दे। तू अपने नीच इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। गिरफ्तार कर लीजिए इन सभी को। जिसके बाद पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। संग्राम और विजय पर महिला तस्करी और रेप केस के चार्जेस लगाए जाते हैं। इस तरह नेहा और सुनील एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।